नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कई बड़ी खबरें मिडिल ईस्ट से आई हैं और ये खबरें ये बताती हैं कि आने वाला वक्त कोई आसान वक्त नहीं होने वाला है। ये खबर तो आपको मिली होगी कि हूथियों ने दो बड़े हमले किए हैं। एक हमला जो किया है वो बॉर्डर से लगने वाला जो इलाका है नजरान, वहां पर किया है सऊदी अरब के अंदर। और बताया ये जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 7 सऊदी लोग हैं, एक यमनी है, 2 मिस्र के नागरिक हैं और एक पाकिस्तान का प्रवासी है। हूथियों ने फिलहाल किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है कि यह हमला उन्होंने क्यों किया, यह हमला उन्होंने ही किया है या फिर कोई फॉल्स फ्लैग है, ये तो नहीं पता। लेकिन सऊदी अरब के जो आर्मी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बताया है कि इतने लोग मारे गए हैं तुर्की अल मलिकी ने। और इसके अलावा यमन में जो इलाका उसके कब्जे में नहीं है, जिस इलाके में सऊदी अरब के सपोर्ट वाली सरकार है, वहां और भी बड़ा हमला हुआ है और कहा जा रहा है कम से कम 30 सरकारी सैनिक मारे गए हैं, 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि 58 लोग कम से कम मारे गए हैं। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी हूथी ने ली है। याह्या सारी ने दावा किया है कि उनको निशाना बनाया गया जो सऊदी सपोर्ट वाले थे और सैकड़ों लोग मारे गए या घायल हुए। इसके अलावा उसका कहना है कि आर्मी के कई ठिकाने भी, गोदाम भी तबाह किए गए हैं। यह तो एक खबर है जो शायद आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन सोचने वाली बात दूसरी है। यह हमला उसी वक्त किया गया जिस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी अरब गए हुए थे। पाकिस्तान, आप जानते हैं, इसके पहले बयान जारी कर चुका है कि हूथी अगर सऊदी अरब पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से हमला करेगा। यह बयान आ चुका है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा। लेकिन इससे भी बड़ी एक और बात है जिस पर गौर करना जरूरी है। अगर राइटर्स की माने, और केवल राइटर्स में नहीं है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर से लेकर कई जगहों पर यह खबर है कि आज, यानी आज फ्राइडे है, जुमे का दिन है और 7 तारीख है, और आज के दिन एक बड़ा समझौता होने जा रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की के बीच। आप जानते हैं, लंबे समय से मैं आपको यह बताता रहा हूं कि यह कोशिश चल रही थी कि इस तरह का एक समझौता हो। पहले इजिप्ट भी इस समझौते में शामिल होने वाला था। यह कहा जा रहा था कि इजिप्ट, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मिलकर एक समझौता करेंगे। यह डिफेंस का समझौता होगा। इस समझौते का मानी सीधा सीधा यह है कि तुर्की पर कोई हमला हो तो पाकिस्तान और सऊदी अरब उसका साथ देंगे, सऊदी अरब पे कोई हमला हो तो पाकिस्तान और तुर्की उसका साथ देंगे, और पाकिस्तान पर कोई हमला हो तो तुर्की और सऊदी अरब उसका साथ देंगे। ये इस समझौते का कुल मिलाजुला कर मानी है। अब यह समझौता करने के लिए ही अगर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर गए हुए हैं सऊदी अरबिया में, और ठीक उसी दिन हूथी ने सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक किया और साथ में यमन के उस इलाके पर, उस आर्मी पर भी अटैक किया जो सऊदी के सपोर्ट वाली है, तो इसका मैसेज बड़ा है। कई सारे सवाल उठते हैं, क्या ये जो हमले किए गए ये ईरान के कहने पर किए गए? ईरान क्या ये मैसेज देना चाहता है कि आप तीनों लोग समझौता तो कर रहे हैं लेकिन हम इससे खुश नहीं हैं? या फिर हूथियों ने यह हमला जानबूझकर सऊदी अरबिया के ऊपर किया कि ठीक है, तुम पाकिस्तान को भी ले लो, तुर्की को भी ले लो, फिर भी हम तुमसे लड़ते रहेंगे, और यमन में जो तुम्हारे सपोर्ट वाली सरकार है उस सरकार को हम चलने नहीं देंगे और इलाकों पर कब्जा करेंगे, ये धमकी दी गई है। दोनों हालात में ये खतरनाक डेवलपमेंट है। ये कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जिसको बस ऐसे ही देख के निकल जाया जाए, क्योंकि एक लड़ाई खत्म होने की बात हो रही है, ईरान में जो लड़ाई चल रही है उसके खत्म होने की बात हो रही है, लेकिन यहां एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। 4 दिन पहले सऊदी अरबिया ये कह रहा था कि हूथी के साथ जो प्रॉब्लम है उसको डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया जाएगा। उसके पहले यह खबर आई थी कि कई मुल्क मिलकर सऊदी के साथ हूथी का मुकाबला करेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी था और भी कई मुल्क थे। पाकिस्तान लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश कर रहा है। कारण बहुत साफ है, पाकिस्तान को जरूरत है पैसों की, और सऊदी अरब से लेकर इस तरह की जो कंट्रीज हैं, कुवैत हो गया, इनको जरूरत है अपने लिए लड़ने वालों की, ऐसे लोग जो इनके लिए आकर लड़ सके। अब चूंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है कि बहुत सारे लोग उन इलाकों में काम करते हैं और कई मुल्कों की आर्मी में पहले से पाकिस्तानी हैं,
तो और ज्यादा पाकिस्तानियों को अपनी आर्मी में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन न्यूक्लियर पावर का इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हूथियों के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक दिया जाएगा। दरअसल लड़ने के लिए सैनिक और साजो सामान चाहिए, उसमें पाकिस्तान मदद कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के मदद के बावजूद जिस तरह से बाउंड्री लगी हुई है, सीमा लगी हुई है जिस तरह से यमन की और सऊदी अरबिया की, अगर यह लड़ाई शुरू होती है तो सऊदी अरबिया के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, मुश्किलात आसान नहीं होंगी। यमन में भी हूथियों को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, एक मोर्चे पर सऊदी अरबिया और दूसरे मोर्चे पर वो यमन गवर्नमेंट, उसकी आर्मी जिसको सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है। ऐसे में ईरान क्या स्टैंड लेगा ये भी देखना होगा। हालांकि ये बता दूं कि इस बार शुरुआत तो सऊदी अरबिया ने की है। ईरान से जो जहाज आ रहा था, उस जहाज को जिस तरह से नहीं उतरने दिया गया यमन में, कोशिश की गई कि वो ना उतरे, हालांकि वो उतरा, दूसरी जगह उतरा, वो अपने आप में गलत था। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उस ब्लॉकेट को तोड़ने के लिए ही, जो एयर ब्लॉकेट लगाया हुआ है सऊदी अरबिया ने, उसी की मुखालिफत करने के लिए यमन ने फिर वाटर ब्लॉकेट लगाया, नेवल ब्लॉकेट लगाया और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि रुक रुक के सही लड़ाई जैसे हालात वहां पर बन रहे हैं। आगे क्या होगा वो देखना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी खबर, नहीं मैं कोई अपील नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने एक नई न्यूज वेबसाइट लॉन्च की है द क्रेडिबल न्यूज के नाम से, और इसकी लॉन्चिंग है 9 अगस्त यानी संडे को दिल्ली में प्रेस क्लब में। यह कार्यक्रम होगा 6:30 बजे। आप सबका इंतजार होगा, मैं भी वहां मिलूंगा और कई खास शख्सियतें भी वहां पर होंगी, बातें करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, वेबसाइट के बारे में जानेंगे और उसके बाद बरसात का मजा लेते हुए चाय पकौड़े खाकर विदा लेंगे। तो इंतजार करूंगा मैं आप सबका 9 अगस्त को शाम 6:30 बजे। ईरान की तरफ चले उसके पहले एक और आपको मजेदार खबर देता हूं। यह खबर आपको सुनकर हंसी भी आएगी और मजा भी आएगा, यह पक्की बात है। खबर यह आ रही है कि मोसाद अपने यहां लोगों को निकाल रहा है। 2 सीनियर ऑफिसर्स की नौकरी खत्म कर दी गई है, उनको बाहर निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे या उसके लिए जिम्मेदार थे जो प्लान बना था कि ईरान में रेजीम चेंज कर देंगे, जिन्होंने ये प्लान बनाया था कि आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या करेंगे, उनके साथ की लीडरशिप की हत्या करेंगे, उसके बाद कुर्द उधर से हमला कर देंगे, कौन जाने बलोच भी हमला कर दें और ईरान पर हम आसानी से कब्जा कर लेंगे, शाह जैसे अपनी किसी कठपुतली को वहां पर बिठा देंगे। यह पूरी प्लानिंग थी जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। यही प्लानिंग मोदी जी को बताई गई थी जब 2 दिन पहले पहुंचे थे, यही प्लानिंग ट्रंप को बताई गई थी और यही प्लानिंग नेतन्याहू बेच रहा था, लेकिन यह प्लानिंग बुरी तरह से फेल हुई। अब ये इन लोगों को हटाने का क्या मतलब है? इन लोगों को हटाने का मतलब सीधा सीधा सिर्फ एक ही है कि इजराइल ये मान चुका है कि ईरान में किसी भी तरह का कोई रेजीम चेंज नहीं होने वाला है। इसीलिए आप देखते हैं कि मुस्तफा अली खामनेई के एक रिश्तेदार को पर्दा बनाकर उनको सामने लाकर ईरान इंटरनेशनल और इस तरह की जो वेबसाइट हैं जो शाह की समर्थक हैं, ये वेबसाइट लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश करती हैं कि मुस्तफा खामनेई पता नहीं जिंदा हैं या मर गए या किस हाल में हैं, ईरान के अंदर आर्मी और जो सिविलियन लीडरशिप है उसके भीतर लड़ाई चल रही है वगैरह वगैरह। ये सारी बातें करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। ईरान में सड़क पर अगर जनता आई तो अपनी सरकार के समर्थन में आई और ईरान में सरकार गिराने की, रेजीम चेंज करने की जो पूरी प्लानिंग थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। शेल बिन एफ्रेम करके एक पत्रकार हैं और ये इजराइल के पत्रकार हैं। इन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और बताया है कि कैसे ये जो प्लानिंग थी ये शुरू से गलत थी। इस प्लानिंग के सक्सेसफुल होने का कोई चांस नहीं था और इस जंग ने यह साबित किया कि एक फर्जी प्लानिंग के चक्कर में ट्रंप भी फंसे और एक हद तक नरेंद्र मोदी भी फंसे। कई बार इस तरह की रिपोर्टिंग्स बहुत ज्यादा इंटरनेशनल नुकसान करती हैं और वो नुकसान कम से कम ट्रंप को तो हो चुका है। राइटर्स की एक हेडिंग आपको दिखाता हूं। राइटर्स की यह हेडिंग कहती है कि ट्रंप इज स्टक इन ईरान एंड देयर इज नो एग्जिट। ईरान में ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको मैंने बताया था कि दुनिया के सारे अखबार जब कह रहे थे कि बस 48 घंटों में या थोड़े से वक्त में ईरान और ओमान के बीच में समझौता हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेके, जिसमें एक नक्शा दिखाया गया, नक्शा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऊपर वाला जो रूट है वो ईरान के पास होगा और नीचे वाला रूट ओमान के पास होगा। तभी मैंने कहा था कि ईरान ऐसी डिप्लोमेसी नहीं करता कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाए, तुरंत मामला निपट जाए। वो फास्ट फूड वाली डिप्लोमेसी नहीं करता है, वो पुरानी डिप्लोमेसी करता है, आराम आराम से। और देखिए
ये कहे कि 48 घंटे में बात खत्म हो जाएगी और मंगलवार जो था, मंगलवार का ट्यूसडे का दिन दिया गया था ट्रंप द्वारा कि ये हमारी आखिरी लाइन है, आखिरी मियाद है और अगर ट्यूसडे की शाम तक समझौता नहीं हुआ तो वेडनेसडे को हमला हो जाएगा। ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे गया, आज फ्राइडे है, अभी तक कोई समझौता फाइनल नहीं हुआ है। बातें निकल निकल के आ रही हैं। अभी राइटर्स में एक और खबर मैं देख रहा था जो ये बता रही थी कि ईरान 5 से लेकर 7% के बीच में टोल लगाने की बात कर रहा है और शिपिंग कंपनियां ये नहीं कह रही हैं कि हमको टोल देने में कोई दिक्कत है, टोल देने के लिए तैयार हैं अगर वहां से आसानी से निकल जाए। उनका कहना है कि अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए हैं उसकी वजह से हमें दिक्कत आएगी, यानी ये कंपनियां अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रही हैं कि ईरान से सैंक्शन हटाया जाए। आपको एक और खबर दिखाता हूं, जरा गौर से देखिए। यह खबर द इकोनॉमिस्ट में छपी है, यह भी अमेरिका का जाना माना, आप जानते हैं, अखबार है। यह कहता है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं उनको ईरान के साथ समझौता कर लेना चाहिए। यह नहीं कहता है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देना चाहिए, क्योंकि अब ट्रंप भी जानते हैं और उनके अखबार भी जानते हैं और अमेरिका का कैपिटलिस्ट भी जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप ब्लंडर कर चुका है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसी नहीं होगी। अब बिना ईरान की मर्जी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप नहीं निकल पाएंगे। तो सलाह क्या दे रहा है इकोनॉमिस्ट? सलाह यह दे रहा है कि समझौता कर लो ईरान के साथ, अपने लिए अगर हो सके तो ये जो टोल है थोड़ा कम करा लो। यही एक रास्ता है जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजर जाएंगे। और इस बीच में आप देखते हैं कि अमेरिका की सारी कोशिशों के बावजूद जहाजों का जो नंबर है वो लगातार घटता जा रहा है। अगर नंबर्स में आप बात करेंगे तो पिछले हफ्ते 50 जहाज गुजरे थे, इस हफ्ते केवल 33 जहाज अभी तक गुजर पाए हैं, यानी बहुत सीधी सी बात है कि बिना ईरान के परमिशन के जहाज गुजर नहीं पाएंगे। अब ट्रंप बहुत तरह के बयान दे रहा है। एक जगह वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता खून खराबा हो, इसलिए समझौता होगा। दूसरी जगह वो कहता है, स्काई न्यूज पे शायद ये खबर थी, जिसमें वो कहता है कि आई डोंट थिंक दे कैन गो लॉन्गर, यानी मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक वो जा सकते हैं, उनको समझौता करना पड़ेगा। दरअसल ये पलट के बात है। ट्रंप ये कहना चाह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत दिनों तक जंग कर सकता हूं, इसलिए मुझको समझौता करना पड़ेगा। ये झुक के समझौता करने की बात है, ये कोई ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की बात भी नहीं है। आपने कभी सोचा है कि ईरान अमेरिका से क्यों नहीं हारा या अमेरिका ईरान को क्यों नहीं हरा पाया? क्योंकि ईरान का जो सोच है वो अमेरिका के लिए समझ पाना इम्पॉसिबल है। अमेरिका में या दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में सारी चीजें किस हिसाब से होती हैं? इस हिसाब से होती हैं कि परेशानियां कम से कम हो। जब अमेरिका में यह खबर आती है कि ऑयल का स्टॉक कम हो गया है तो लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। यह लगता है कि अगर गैस स्टेशन सूख गए तो गाड़ियां कैसे चलेंगी। जब अमेरिका में यह खबर आती है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, तो लोगों के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो जनता कुर्सी से उतार देगी। अगर यह खबर आए कि हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो भी वो परेशान हो जाएंगे। सारी दुनिया ऐसे ही सोचती है। वो ये समझ नहीं पाए कि ईरान वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान रुपए पैसे की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ईरान को मालूम था कि लड़ाई होगी और जितनी लंबी लड़ाई होगी परेशानियां उतनी ही होंगी। लेकिन चाहे जिंदगी की जंग हो, चाहे जमीन पर लड़े जाने वाली जंग हो, जीतता वही है जिसके पास सब्र और बर्दाश्त करने की काबिलियत होती है। अगर आपके पास सब्र नहीं है, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो कोई लंबी जंग नहीं जीत सकते हैं। और ये दो जो चीजें हैं, सब्र और बर्दाश्त, ये ईरानियों को अच्छी तरह से आती हैं, ये उनके कल्चर में है। ईरानी इस बात के लिए तैयार थे कि जो भी मुसीबत पेश आएगी, जो भी दिक्कत पेश आएगी, जो भी परेशानी पेश आएगी, सब हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। इसीलिए आप ये तोड़ देते हो, वो तोड़ देते हो, जहाज आना बंद कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन सब के लिए तैयार थे। वो जानते थे कि हमारे यहां घर टूटेंगे, लोग मारे जाएंगे, हमारे जहाज तोड़े जाएंगे, हमारी इकॉनमी को और ज्यादा कसने की कोशिश की जाएगी, जिससे प्राइसेस बढ़ सकती हैं, कीमतें बढ़ सकती हैं। ये सब वो जानते थे और ये सब के लिए तैयार थे। और ट्रंप के लिए ये समझना बहुत मुश्किल था। ट्रंप हर बार यही कोशिश कर रहा था कि प्रेशर और बढ़ाया जाए, इकॉनमी को और नुकसान पहुंचाया जाए, जिससे ईरान झुक जाए। तो आप हमला गलत जगह कर रहे थे। ईरान पहले से तैयार था उन चीजों के लिए, और ईरान ने उल्टे
आपका तीर आपके ऊपर ही चला दिया। वो जानता था कि जरा सी इकोनॉमी में परेशानी आई, जरा सी महंगाई बढ़ी, जरा सी पेट्रोल डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जरा सा पेट्रोल डीजल का जो स्टॉक है वो कम होना शुरू हुआ, तो अमेरिका में भी तहलका मच जाएगा, यूरोप में भी तहलका मच जाएगा और बाकी दुनिया में भी तहलका मच जाएगा। उसने इसी का फायदा उठाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, ऑयल पेट्रोल की सप्लाई को रोक दिया और उसके बाद दुनिया भर में मुल्क परेशान होने लगे, ईरान के सामने झुके, ईरान के साथ समझौता करने को तैयार हुए और अमेरिका को भी फाइनली समझौता करना पड़ा। तभी तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। लेकिन उसके बाद भी ट्रंप के समझ में नहीं आया, कुछ ट्रंप के समझ में नहीं आया, कुछ इजराइल का भड़काया जाना, दोबारा हमला हुआ, दोबारा लड़ाई हुई और लौटकर बुद्धू उसी घर में वापस लौटे, दोबारा उसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बात चल रही है और कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। हो सकता है 5-6 दिन बाद भी मैं आपको यही बताऊं कि ईरान और ओमान के बीच में बातचीत अभी चल रही है, क्योंकि ईरान वही लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी करता है। फटाफट कैमरे पर आकर कुछ बोल देने वाली डिप्लोमेसी ईरान में नहीं, अमेरिका में होती है। और इस बीच उसने अपनी दोस्तियां समझी किससे दोस्तियां हैं और लगातार रिश्ते बढ़ाए। उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको फीस नहीं देनी पड़ेगी, रशिया और चाइना। अभी कल की खबर है कि चाइना के डिप्टी इंडस्ट्री मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं ईरान और उनके बीच में कुछ समझौता हुआ है, इकोनॉमी को लेकर, स्ट्रेटेजिक चीजों को लेकर समझौता हुआ है। तो अपने दोस्त बनाए, दुश्मनों को सजा दी। अभी कल भी ईरान का बयान आया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो गल्फ नेशंस में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनके ऊपर हम जबरदस्त हमला करेंगे। तो जो पड़ोसी थे उनको बताया कि हमसे दुश्मनी करने में कुछ मिलने वाला नहीं है नुकसान के अलावा। और साथ में जो अपने साथ थे, चाहे वो लेबनान के हिजबुल्ला हो या बाकी हो, उनको ताकत देने का काम किया। आप देखिए अरब न्यूज में खबर आती है कि इराकी मिलिशिया और हूथी जल्दी ही सऊदी अरब के ऊपर बड़ा अटैक करने वाले हैं। भाई इराकी मिलिशिया के ऊपर तो सऊदी अरबिया ने ही अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया था, तो जाहिर है वो बदला लेने का अवसर ढूंढ ही रहे होंगे, मौका ढूंढ ही रहे होंगे और हूथी तो हमला कर ही रहे हैं। अब चिंता बस इतनी है कि अगर ये एक नई जंग शुरू होती है तो मिडिल ईस्ट के लिए और ज्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी। अभी तो कोई भी जंग पूरी हुई नहीं है, ना गजा में जंग रुकी है, ना ईरान में जंग रुकी है, ना लेबनान में जंग रुकी है और यहां सऊदी अरबिया और हूथी भी भिड़ गए तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन जब जो होगा, जैसा होगा, मैं अपडेट तो करता ही रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल बाकी बातें मैं लगातार करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।